मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं एक पत्रकार हूं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से अखबार में काम करता हूं। लोग कहते हैं कि पत्रकार को डर नहीं होना चाहिए, सच की तलाश में हर जगह जाना चाहिए। लेकिन जो मैंने उस रात देखा, जो मैंने उस गांव में महसूस किया, वो आज भी मेरी नींद छीन लेता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये वो सच है जिसे मैं अपने दिल की गहराइयों में दफन करके रखना चाहता था, लेकिन ये सच बाहर आना चाहता है। ये बात है सन 2019 की, अक्टूबर महीने की। मुझे मेरे अखबार के संपादक रमेश भाई ने एक असाइनमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, विक्रम, बुंदेलखंड के गांव की बड़ी अजीब खबर आई है। वहां के लोग कहते हैं कि रात 8 बजे के बाद गांव में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इंसान का दिल बैठ जाता है। वहां जाओ, सच्चाई पता करो। लोग अंधविश्वासी हैं या सच में कुछ है? मैंने हाँ कह दी। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं। उस गांव का नाम था कालीपुर। मैंने अपना बैग उठाया, कुछ कपड़े, एक नोटबुक, एक रिकॉर्डर और अपना पुराना नोकिया का फोन। कैमरा नहीं था मेरे पास उस वक्त, बस फोन का कैमरा। मैंने बस पकड़ी और कालीपुर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिले। बस में बैठे थे, माथे पर तिलक, हाथ में माला। मैंने उनसे बात शुरू की। जैसे ही मैंने कालीपुर का नाम लिया, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने माला को कसकर पकड़ लिया और मेरी तरफ देखकर धीरे से बोले, बेटा, वहां मत जाओ। मैंने पूछा, क्यों बाबा? वो बोले, उस गांव में एक पुरानी रूह भटकती है। वो रूह रात को निकलती है। जो देख लेता है उसे, वो या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। गांव के लोगों ने कानून बना लिया है, 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और भगवान का नाम लेकर सोना। मैं मन ही मन मुस्कुराया। पत्रकार की बीमारी होती है, हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो। मैंने सोचा, अंधविश्वास है बस, कोई जानवर होगा, जंगल से आता होगा, या कोई गांव का शरारती आदमी होगा। बुजुर्ग बाबा बस से उतरने से पहले मेरा हाथ पकड़कर बोले, बेटा, एक काम करना, जब रात हो बाहर मत निकलना। चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कोई तुम्हें आवाज दे, चाहे कोई तुम्हारा नाम पुकारे, बाहर मत निकलना। मैंने हाँ कह दी, लेकिन मन में था, देखते हैं। कालीपुर पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज गए थे। छोटा सा गांव था, कोई 100-125 घर। बीच में एक पुराना कुआं, कुछ नीम के पेड़ और दूर एक टूटा फूटा मंदिर जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जंगल जिसमें आम, महुआ और पलाश के पेड़ थे। जंगल की तरफ देखते ही एक अजीब सी बेचैनी होती थी, जैसे जंगल आपको देख रहा हो। मैंने गांव के प्रधान का घर ढूंढा। प्रधान का नाम था हरिशंकर पाठक। उम्र कोई 55-60 साल, बड़ी मूछें, धोती कुर्ता। जब मैंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं पत्रकार हूं, तो उनके चेहरे पर एक अजीब भाव आया। न खुशी न दुख, बस एक गहरी थकान। वो बोले, अच्छा किया है, बहुत लोगों को बताना चाहिए इस बारे में, पर एक शर्त है, रात 8 बजे से पहले मेरे घर आ जाना, उसके बाद दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैंने पूछा, क्यों? वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, पहले गांव घूमो, लोगों से मिलो, खुद समझ जाओगे। मैंने अगले 2 घंटे गांव में बिताए। हर घर के सामने से गुजरा। एक बात नोटिस किया, हर घर के दरवाजे के ऊपर नींबू मिर्च लटके थे। हर खिड़की पर लोहे की कील ठोकी हुई थी और हर दरवाजे पर हनुमान जी की तस्वीर, जैसे किसी ने जबरदस्ती चिपकाई हो, डर की मारे। गांव की एक औरत से मिला। नाम था सावित्री बाई। उम्र कोई 45 साल। वो अपने घर के सामने चुपचाप बैठी थीं। मैंने उनसे पूछा कि यहां रात को क्या होता है। सावित्री बाई की आंखों में पहले पानी आ गया, फिर वो संभली और बोली, मेरा बेटा था राजू, 18 साल का था। एक रात 2 साल पहले उसे पेशाब आ गई रात में। हम सो गए थे, वो बाहर निकल गया। सुबह हमने उसे खेत के किनारे पाया, बेहोश था। उठाकर लाए, आंखें खुलीं, लेकिन आंखों में पहचान नहीं थी। अपनी मां को नहीं पहचाना, बाप को नहीं पहचाना, बस एक कोने में बैठकर कुछ बुदबुदाता रहता था। वो अब कहाँ है? मैंने पूछा। सावित्री बाई ने छत की तरफ इशारा किया। ऊपर, बंद कमरे में। डॉक्टर कहते हैं पागल हो गया, पर मैं जानती हूं उसने उस रात कुछ देखा जो नहीं देखना चाहिए था। मैंने पूछा, क्या देखा होगा उसने? सावित्री बाई ने धीरे से कहा, उसने एक ही बात कही थी जब होश था, थोड़ी देर के लिए। उसने कहा था, माँ, वो औरत बिना सर के थी और वो हंस रही थी। मेरी पीठ पर सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को समझाया, बच्चे का दिमाग कमजोर रहा होगा, कोई मानसिक बीमारी रही होगी। अगला शख्स मिला, राम कैलाश, गांव का बुजुर्ग, कोई 70 साल का। वो मुझे एक टूटे फूटे घर के पास ले गया, गांव के पूर्वी कोने में। उस घर की दीवारें काली थीं, जैसे आग लगी हो।
दरवाज़ा गायब था, बस एक खाली चौखट थी। और उस घर के आसपास कोई पेड़ पौधा नहीं था, जैसे उस जमीन में कुछ उगता ही नहीं। राम की लाश बोले, ये घर था चुड़ैल माई का। 50 साल पहले यहां एक औरत रहती थी। नाम था कमली। जवान थी, सुंदर थी, पर उसका पति उसे मारता था। एक रात उसे जिंदा जला दिया। लेकिन मरते वक्त कमली ने एक बात कही थी, मैं जाऊंगी नहीं। इस गांव की मिट्टी में मेरा लहू है। मैं यहीं रहूंगी, हमेशा के लिए। और तब से मैंने पूछा, और तब से हर रात 8 बजे के बाद वो चलती है। पूरे गांव में उसकी आवाज सुनाई देती है, कभी हंसी, कभी रोना, कभी किसी का नाम पुकारती है। जो बाहर निकलता है वो या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। मैंने पूछा, कितने लोग मरे हैं? राम की लाश ने उंगलियां गिनी। पिछले 10 सालों में 7 लोग। शाम के 7:30 बज रहे थे। मैं प्रधान हरिशंकर पाठक के घर पहुंच गया। उनकी पत्नी ने खाना दिया, दाल, रोटी और सब्जी। पर खाना खाते वक्त उनके घर में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई नहीं बोल रहा था, जैसे हर कोई इंतजार कर रहा हो किसी चीज का। ठीक 8 बजे हरिशंकर पाठक ने उठकर घर का मुख्य दरवाजा बंद किया। ऊपर लोहे की सांकल चढ़ाई, फिर एक मोटी लकड़ी दरवाजे के पीछे लगाई। फिर खिड़कियां बंद की, एक एक करके, और फिर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। मैंने देखा उनके घर में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर डर था, सच्चा गहरा डर। मैं पत्रकार था। मैंने हरिशंकर पाठक से कहा, मैं बाहर जाकर देखना चाहता हूं। हरिशंकर पाठक ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई पागलपन की बात कह दी हो। बोले, बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, पर एक बात सुनो। अगर तुम बाहर गए और कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे, मत जाना। अगर कोई कहे मुझे मदद चाहिए, मत जाना। और अगर तुम्हें कोई दिखे तो उसकी तरफ मत देखो। मैं रुक गया। मन में 1000 सवाल थे, पर उनकी आवाज में जो खौफ था वो असली था। मैं बाहर नहीं गया उस रात। रात का पहरा देने की ठान ली घर के अंदर से। रात के करीब 9 बजे मैं हरिशंकर पाठक के घर की एक खिड़की के पास बैठ गया। खिड़की बंद थी, पर उसमें एक छोटी सी दरार थी जिससे बाहर दिख रहा था। गांव पूरी तरह सुनसान था। एक भी इंसान बाहर नहीं था। हर घर में रोशनी थी, पर बाहर अंधेरा था। आसमान में बादल थे, चांद छुपा हुआ था। और तभी मैंने पहली बार सुना एक आवाज, रोने की आवाज। पर यह रोना आम रोना नहीं था। ये ऐसा था जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो, और उस रोने में एक अजीब सा सुर था, एक धुन, जैसे कोई गा रहा हो और रो रहा हो एक साथ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हरिशंकर पाठक ने हनुमान चालीसा और तेज पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को कस के पकड़ लिया। आवाज करीब आ रही थी। मैंने दरार से झांका। बाहर नीम के पेड़ के पास मुझे कुछ दिखा, एक परछाई। पर परछाई बड़ी अजीब थी। वो किसी के चलने से नहीं बन रही थी, वो बस थी, खड़ी, हिलती नहीं थी, बस खड़ी थी उस पेड़ के नीचे। और उस परछाई का आकार वो किसी औरत का था, पर उसका सर नहीं था, गर्दन से ऊपर कुछ नहीं। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैंने आंखें मली, सोचा अंधेरे में धोखा हो रहा है। दोबारा देखा। परछाई अब पेड़ के पास नहीं थी, वो खिड़की के पास थी, मेरी खिड़की के पास। और तभी मैंने सुना, कोई मेरा नाम ले रहा था, विक्रम, विक्रम। एक औरत की आवाज, पर उस आवाज में कुछ था, जैसे आवाज अंदर से आ रही हो, जैसे गले से नहीं पेट से आ रही हो। एक भारी, गहरी, टूटी फूटी आवाज, विक्रम, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। मेरा दिल बैठ गया। ये नाम, मैं इस गांव में नया था। मैंने सिर्फ प्रधान और 2-3 लोगों को बताया था अपना नाम, तो ये आवाज जानती थी मेरा नाम। मेरे पैर कमरे के बीच में आ गए थे। मेरा हाथ अपने आप दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी हरिशंकर पाठक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जोर से। उनकी आंखें लाल थीं। वो फुसफुसाए, मत जाओ, वो तुम्हें बुला रही है, मत जाओ। विक्रम, विक्रम, आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे आवाज बदल गई, रोने में बदल गई। और फिर एक लंबी, ऊंची, अजीब सी हंसी। वो हंसी जो इंसान की नहीं थी, जो किसी जानवर की नहीं थी। वो हंसी जो मैं नहीं जानता कैसे समझाऊं। वो हंसी जो किसी ऐसी चीज की थी जो इस दुनिया की नहीं थी।
और फिर खामोशी, पूरी खामोशी। मैं कांप रहा था, पर मन का एक हिस्सा अभी भी कह रहा था कोई इंसान होगा, कोई नाटक कर रहा है। रात के 11 बजे हरिशंकर पाठक के घर में एक और आवाज आई, दरवाजा पीटने की आवाज, जोर से, लगातार। खोलो, खोलो दरवाजा, मैं हूं रामदीन, मैं बाहर फंसा हूं, मुझे अंदर आने दो। हरिशंकर पाठक उठे, पर दरवाजे की तरफ नहीं गए। मैंने कहा, रामदीन कौन है, उसे अंदर क्यों नहीं लेते? हरिशंकर पाठक का चेहरा सफेद था। वो बोले, रामदीन 3 साल पहले मर गया था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। रामदीन, रामदीन, वो आवाज पुकारती रही मिनटों तक, और उस आवाज में जो दर्द था वो असली लग रहा था, जैसे सच में कोई मदद मांग रहा हो, जैसे सच में कोई डरा हुआ हो। लेकिन रामदीन मर चुका था, और जो भी दरवाजे के बाहर था वो रामदीन नहीं था। रात के कोई 12 बजे मुझे एक काम करना था। मुझे अपने फोन में रिकॉर्डर चालू करना था। मैं पत्रकार था। मैंने खिड़की की दरार के पास माइक रखा। बाहर अब सन्नाटा था, पर फिर बहुत दूर से एक आवाज आई, एक बच्चे के रोने की आवाज। छोटे बच्चे का रोना, इतना करुण, इतना टूटा हुआ कि सुनकर कलेजा फट जाए। मेरे रिकॉर्डर में वो आवाज दर्ज हो गई। हरिशंकर पाठक की पत्नी, जो अब तक बहुत शांत थी, उनके गाल पर आंसू थे। उन्होंने बताया, 3 साल पहले हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, 2 साल का। एक रात बाहर निकल गया, सुबह मिला मरा हुआ, खेत में। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, बस चेहरे पर जमा हुआ डर था। आंखें खुली थीं, और आंखों में, उन्होंने रोककर कहा, आंखों में कुछ नहीं था, जैसे किसी ने आंखों के पीछे से कुछ खींच लिया हो। रात के 2 बजे हरिशंकर पाठक के घर में दीपक बुझ गया, अचानक, बिना किसी हवा के। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ न सूझे। और तभी मुझे खिड़की के बाहर से एक रोशनी दिखी, नीली रोशनी। वो रोशनी चल रही थी, एक जगह से दूसरी जगह। कोई उसे पकड़ नहीं रहा था, वो खुद चल रही थी, आगे पीछे, इधर उधर। और उस रोशनी के पास एक आकृति थी, औरत की आकृति, सफेद कपड़े में, बाल खुले, और उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में थी, जमीन से करीब 1 फुट ऊपर। मैं देख रहा था। मेरी सांस रुक गई थी, मेरा दिल धड़क नहीं रहा था, या शायद इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा था। वो आकृति धीरे धीरे घूम रही थी, हर घर के सामने से जाती थी, रुकती थी, फिर चलती थी, जैसे हर घर का मुआयना कर रही हो। और जब वो उस घर के सामने आई जहां सावित्री बाई रहती थीं, वो रुक गई, लंबे वक्त के लिए। मिनट गुजरते गए, और तब वो आकृति ऊपर उठने लगी, सीधे ऊपर, छत की तरफ, उस घर की छत पर। और मैंने देखा, उस आकृति का सर नहीं था, गर्दन से ऊपर कुछ नहीं। सावित्री बाई का बेटा राजू, जिसने बिना सिर की औरत देखी थी, वो झूठ नहीं बोला था। मेरे मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। उसी पल वो आकृति रुक गई, जैसे उसने सुन लिया। धीरे धीरे उसका धड़ मेरी तरफ मुड़ने लगा। बिना सर के उसका धड़ मेरी तरफ मुड़ रहा था। हरिशंकर पाठक ने मुझे जमीन पर खींच लिया, फुसफुसाए, नीचे रहो, नीचे, उसे मत देखो। मैं जमीन पर था, दिल धड़क रहा था, रिकॉर्डर मेरे हाथ में था। और तभी खिड़की पर दस्तक हुई, एक बार, बस एक बार, और फिर रोशनी गायब हो गई, और बाहर फिर से सन्नाटा। सुबह होते ही, जैसे ही पहली किरण फूटी, गांव के लोग बाहर निकले। हर रोज का यही नियम था, सुबह होने से पहले कोई बाहर नहीं। मैं हरिशंकर पाठक के साथ गांव में घूमा। सावित्री बाई के घर के बाहर उनकी छत के किनारे पर पांव के निशान थे, पर ये निशान किसी इंसान के नहीं थे। ये निशान पीछे की तरफ थे, मतलब पांव की उंगलियां छत की तरफ थीं और एड़ी बाहर की तरफ, उल्टे पांव। रामकिनाश बुजुर्ग आए, उन्होंने निशान देखे और बोले, कमली आई थी, वो उल्टे पांव चलती है। मेरे पेट में मरोड़ सी उठी। मैंने अपने रिकॉर्डर में सुना, रात की आवाजें थीं, रोने की, हंसने की, नाम पुकारने की, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। लेकिन एक बात थी जो रिकॉर्डर में आई थी, जो मैंने खुद नहीं सुनी थी। रात के ठीक 3 बजे रिकॉर्डर में एक आवाज थी, एक औरत की आवाज, और वो कह रही थी हिंदी में, धीरे धीरे, मुझे जला दिया, मुझे मार दिया, पर मैं मरी नहीं। यहाँ की मिट्टी मेरी है, यहाँ की हवा मेरी है, जो भी आएगा मेरा हो जाएगा। और फिर एक हंसी, वो हंसी जो इंसानी नहीं थी। उसी दिन दोपहर को मैं गांव के टूटे मंदिर में गया। वहां एक बूढ़े पुजारी थे
नाम था जगन्नाथ दास। उम्र कोई 85-90 साल। आंखें धुंधली थीं, पर जब मैंने उनसे कमली के बारे में पूछा, उनकी आंखें एकदम साफ हो गईं। वो बोले, बेटा, मैंने कमली को देखा था। जब मैं जवान था, 20-25 साल का, कमली यहाँ थी। वो सच में बहुत सुंदर थी। और उसका पति राधेश्याम, वो बहुत क्रूर था। कमली को मारता था, घर से बाहर नहीं निकलने देता था। एक दिन रात को उसने कमली पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। पुजारी जी की आवाज़ कांपी। मैंने सुना था उस रात उसकी चीख। वो चीख आज भी कानों में है। वो जलती रही और रोती रही और कहती रही, मैं जाऊंगी नहीं, मैं यहीं रहूंगी। और राधेश्याम का क्या हुआ? मैंने पूछा। पुजारी जी मुस्कुराए, एक दुखी मुस्कान। राधेश्याम उस रात के 1 हफ्ते बाद मरा, अपने खेत में। सुबह मिला, उसके चेहरे पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो, पर कोई पास नहीं था। पुजारी जी बोले, उस दिन से कमली यहाँ है। वो इस गांव की मिट्टी में है, हवा में है, रात में है। वो किसी का बुरा नहीं करती, जो उसे परेशान नहीं करता। पर जो रात को बाहर निकलता है, जो उसे देख लेता है, उसका क्या होता है वो हम जानते हैं। क्या कोई उपाय है? मैंने पूछा। पुजारी जी बोले, हमने बहुत उपाय किए। तांत्रिक आए, ओझा आए, पूजा हुई, पर कमली नहीं गई। शायद जाना ही नहीं चाहती, या शायद उसे जाने देने का हक किसी को नहीं है। मुझे वापस जाना था। मेरी बस अगले दिन सुबह थी, यानी एक और रात। दूसरी रात आई। 8 बजे दरवाज़ा बंद हो गया। पर इस बार मेरे अंदर से पत्रकार बोल उठा। मैंने सोचा, अगर मैं कुछ सबूत लेकर जाऊं, फोटो, वीडियो, तो मेरी खबर असली होगी। मैंने हरिशंकर पाठक से कहा, मुझे बस 5 मिनट के लिए बाहर जाने दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा। हरिशंकर पाठक ने मना किया। उनकी पत्नी ने मेरे पांव पकड़ लिए। मत जाओ बेटा, मत जाओ। पर मैं गया, दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। बाहर ठंड थी। अक्टूबर की रात, हवा चल रही थी और गांव पूरी तरह सुनसान था। मैंने फोन निकाला, कैमरा ऑन किया, इधर-उधर देखा, सब शांत था। मैंने सोचा शायद आज कुछ नहीं होगा, और तभी नीम के पेड़ के नीचे वो नीली रोशनी दिखी। मेरा दिल तेज धड़का, पर मैं लुका नहीं, कैमरा उस तरफ कर लिया। रोशनी बढ़ रही थी और उस रोशनी के पास वो आकृति धीरे धीरे दिख रही थी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और कोई सर नहीं। पर इस बार मैं और करीब था और मैंने देखा जो कल रात दरार से नहीं देख पाया था। उस आकृति के हाथ बहुत लंबे थे, जमीन को छू रहे थे, और उन हाथों की उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ी थीं, जैसे हड्डियां अंदर की बजाय बाहर की तरफ निकली हों। और उस आकृति से एक महक आ रही थी, जली हुई चीज की महक। मैं कांप रहा था, पर कैमरा चलता रहा, और तभी वो आकृति रुक गई और उसका धड़ धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा, और जहां सर होना चाहिए था वहां अब धीरे धीरे कुछ बन रहा था, जैसे धुएं से कोई आकृति बन रही हो। आंखें, 2 आंखें, काली नहीं, लाल, गहरी लाल, और वो आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैंने फोन गिरा दिया, भागा, दरवाजे पर दस्तक दी। खोलो, खोलो, मैं विक्रम हूं, खोलो। हरिशंकर पाठक ने थोड़ी देर बाद कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। मैं अंदर घुसा, दरवाज़ा बंद हो गया। मैं ज़मीन पर बैठ गया, और तब मुझे याद आया, मेरा फ़ोन बाहर था। सुबह होते ही मैं बाहर गया। फ़ोन पड़ा था जहां मैंने गिराया था। फ़ोन उठाया, खोला, कैमरा खुला था, वीडियो था। मैंने वीडियो चलाई। पहले कुछ सेकंड सब सामान्य था, नीम का पेड़, नीली रोशनी, आकृति। फिर जब आकृति मेरी तरफ मुड़ी, वीडियो में कुछ अजीब हुआ। आकृति वीडियो में मेरी तरफ नहीं मुड़ी, वीडियो में वो आकृति कैमरे की तरफ मुड़ी, सीधे कैमरे की तरफ, और वीडियो में उन 2 लाल आंखों ने सीधे कैमरे को देखा। और फिर वीडियो में एक हाथ, एक लंबा, टेढ़ी उंगलियों वाला हाथ कैमरे की तरफ बढ़ा, और वीडियो बंद हो गई। मैं उस दिन वापस आ गया, खबर लिखी, अखबार में छपी, बुंदेलखंड के कालीपुर गांव का रहस्य। लोगों ने पढ़ा, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, पर मेरे रिकॉर्डर में वो आवाज़ आज भी है। मुझे जला दिया, मुझे मार दिया, पर मैं मरी नहीं। और वो वीडियो
जिसमें वो लाल आंखें कैमरे को देखती हैं, वो आज भी मेरे फ़ोन में है। मैं वो वीडियो किसी को नहीं दिखाता, क्योंकि जो भी वो वीडियो देखता है वो उस रात ठीक से सोता नहीं। वो खुद मुझे बताया है उन लोगों ने जिन्हें मैंने गलती से दिखा दिया। कालीपुर आज भी वैसा ही है। हर रात 8 बजे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हर रात कमली चलती है, अपने उल्टे पांवों से, अपने लंबे हाथों से, अपनी उन लाल आंखों से जो धुएं से बनती हैं और धुएं में मिल जाती हैं। और हर रात वो एक ही बात कहती है, मैं जाऊंगी नहीं। अगर आप कभी बुंदेलखंड की तरफ जाएं और रास्ते में कोई छोटा सा गांव मिले जहां शाम ढलते ही सब सुनसान हो जाए, जहां हर दरवाजे पर हनुमान जी की तस्वीर हो, जहां के लोगों की आंखों में एक गहरा डर हो, तो वहां रुकिए मत। और अगर रुकना पड़े तो रात 8 बजे के बाद बाहर मत निकलिए। चाहे कोई भी आवाज आए, चाहे कोई भी नाम पुकारे, बाहर मत जाइए।